नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। श्री मोदी ने अबू धाबी में बोझ स्थानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। कुछ इस प्रकार दिखता है वो मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोझसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। मध्य पूर्व में भारतीय समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने संतों के साथ मंदिर में देवताओं की पूजा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिक संचालित पारदर्शी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शासन को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुबई में वर्ल्ड्स गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आधुनिक दुनिया में पिछली शताब्दी की चुनौतियों की दृढ़ता को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन तथा पानी की कमी, ऊर्जा सुलभता, शिक्षा और समावेशी समाज बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उत्थान, जन भागीदारी, सामाजिक समावेशन और सतत विकास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज सरकारों को नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक समान संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चुनौतियों के पैमाने और जटिलता को देखते हुए सहयोग की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी की विघटनकारी प्रकृति को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विघटनकारी है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। उन्होंने प्रौद्योगिकी के जोखिमों को कम करते हुए इसकी क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस्पात मंत्रालय को 2027-28 तक उत्पादन से जुड़ी पहल PLI का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद। इस्पात मंत्रालय को 27-28 तक उत्पादन से जुड़ी पहल PLI का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है। भारत में विशिष्ट इस्पात के लिए PLI योजना में निवेश की धीमी प्रगति पर संवाददाताओं के प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि कुल 29,500 करोड़ के निवेश से लगभग 16,000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष तक निवेश कर दिए जाएंगे। नई दिल्ली में पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इसका रेडियो जिंगल भी जारी किया। यह कोष पशुपालन क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए ऋण गारंटी योजना है, जिसमें कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा चुनाव: सोनिया गांधी राजस्थान से, अश्वनी वैष्णव ओडिशा से और एल मुरुगन मध्य प्रदेश से होंगे प्रत्याशी, राज्यसभा में जाएंगे। APAR भारत में विद्यार्थियों के लिए आकांक्षी और वैश्विक दस्तावेज साबित होगा, धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्वचालित स्थायी अकादमिक खाता रजिस्ट्री APAR भारत में विद्यार्थियों के लिए आकांक्षी और वैश्विक दस्तावेज साबित होगा। नई दिल्ली में APAR एक राष्ट्र एक विद्यार्थी एक पहचान पत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अब तक 25 करोड़ से अधिक APAR पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। संसद ने हाल में संपन्न बजट सत्र में यह विधेयक पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकना है। सार्वजनिक परीक्षा से तात्पर्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती आयोग बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा संचालित परीक्षाओं से है। इसके अलावा अनुचित तरीकों में प्रश्न पत्र या उत्तर लीक होना, परीक्षा के दौरान उम्मीदवार तक मदद पहुंचना, कंप्यूटर नेटवर्क की टैंपरिंग, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना शामिल है। इस विधेयक के उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बहाल करना तथा युवाओं में यह भरोसा जगाना कि उनके ईमानदार और निष्ठापूर्ण प्रयासों को समुचित प्रतिफल मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित हो रहेगा। विधेयक के अनुसार विद्यार्थियों को कानून के दायरे से अलग रखा गया है। धांधली करने वाली संस्थाओं और परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। विधेयक में अपराध साबित होने पर 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के
जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समातेय होंगे। सरकार ने दोहराया, वह प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार, कहा, फसलों पर एमएसपी कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। सरकार ने आज दोहराया कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को यह जानना है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस तरह का कानून चाहते हैं और इसका पक्ष तथा विपक्ष क्या है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी घोषणा सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही की जा सकती है। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे नवाचारों ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि सरकार द्वारा किए गए हालिया कृषि सुधारों ने भारत को एक नई कृषि क्रांति में प्रवेश कराया है। नई दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में मीडिया और अंगतुकों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर मांडविया ने इस बात का उल्लेख किया कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नवाचारों ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। उन्होंने पुस्तक मेले में अपनी पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी की प्रतियों पर भी हस्ताक्षर किए। इस पुस्तक में स्वयं सहायता समूह द्वारा हरित खेती, वैकल्पिक उर्वरक और ड्रोन के उपयोग जैसे अन्य नवाचारों और विषयों पर भी चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे कल ग्रेटर नोएडा में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे कल ग्रेटर नोएडा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और कपड़ा मंत्री राकेश सचान भी उपस्थित रहेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार श्री नारायण राणे कानपुर उत्तर प्रदेश, बागी हिमाचल प्रदेश और इम्फाल मणिपुर में 3 प्रौद्योगिकी केंद्रों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वह करीमनगर और भवानीपटना ओडिशा में 2 विस्तार केंद्रों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 38 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड को 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्य के लिए 38 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले श्री गडकरी ने चंपावत के टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। भारतीय शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नई दिल्ली की नीति के अनुरूप भारतीय शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली का आबू धाबी परिसर और आईआईटी मद्रास का जंजीबार परिसर इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। केंद्र सरकार ने लोगों की खुशहाली के लिए शुरू की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर रोशन कराना है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका में रिपब्लिकन नियंत्रित प्रतिनिधि सभा में गृह सुरक्षा मंत्री पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ। अमेरिका में रिपब्लिकन नियंत्रित प्रतिनिधि सभा में गृह सुरक्षा मंत्री एलेंजेलो मायोरकस पर महाभियोग चलाने के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। 2013 के मुकाबले 2014 सदस्यों ने महाभियोग चलाने का समर्थन किया। मायोरकस पर अमेरिकी मेक्सिको सीमा पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। कंजर्वेटिव पार्टी का आरोप है कि श्री मायोरकस ने मेक्सिको सीमा के रास्ते अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इससे पहले पिछले सप्ताह मायोरकस पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव नाकाम हो गया था। भारत और न्यूजीलैंड व्यापार बाधाओं को दूर करने और मांग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त डेविड पाइन ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड व्यापार बाधाओं को दूर करने और मांग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 1 अरब
अमेरिकी डॉलर व्यापार हुआ। भारत और न्यूजीलैंड का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। एआई को बढ़ावा देने के लिए यूएई ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की। मुफ्त स्रोत कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो जनरेटिव एआई मॉडल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अबू धाबी की उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में $30 करोड़ की इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को लोकतांत्रिक बनाना और तकनीकी विकास में तेजी लाना है। अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर यातायात को बंद कर दिया है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर यातायात को बंद कर दिया है। यातायात पुलिस ने अपने परामर्श से कहा कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने वाली अंतर्राज्यीय बसें और व्यावसायिक ट्रक आउटर रिंग रोड स्थित मजनू का टीला से डाइवर्ट होकर सिग्नेचर ब्रिज की तरफ से लोनी बॉर्डर होते हुए गुजरेंगे। इसके अलावा डीटीसी बसें और कार और छोटी गाड़ियां मुकारबा चौक से NH-44 की तरफ बाहर निकलने के लिए एग्जिट 2 का प्रयोग करेंगे ताकि वे नरेला और सफाइयाबाद बॉर्डर जा सकें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद बाईपास स्थल का निरीक्षण किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज फरीदाबाद बाईपास स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर दिल्ली नोएडा डायरेक्ट DND सोहाना राजमार्ग के पैकेज पर 1 और 2 के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। DND सोहाना राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक ही जाएगा। 33 किलोमीटर की इस परियोजना पर 35 अरब 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। श्री गडकरी ने संवाददाताओं को बताया कि परियोजना का 72% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना इस वर्ष पूरी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सरकारी भवनों में बिजली की कमी की समस्या से निपटने के लिए सभी विभागों में सौर ऊर्जा पैनल लगाना अनिवार्य किया। जम्मू कश्मीर में सरकारी भवनों में बिजली की कमी की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी विभागों में सौर ऊर्जा पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि विभिन्न सरकारी विभागों में बिजली बिलों की बढ़ती देनदारी से निपटने के लिए यह पहल की गई। इस फैसले से पहले केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों से संपर्क किया गया और सौर ऊर्जा पहल को सुगमता से लागू करने के लिए आवश्यक विवरण लिया गया। सरकारी या किराए के भवनों में संचालित सभी कार्यालयों के सौर पैनल के लिए उपलब्ध जगह और बिजली के बिलों पर मासिक खर्चों का विवरण उपलब्ध कराना होगा। एम्स में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन काफी प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन काफी प्रभावी तरीके से किया जा रहा है और इसके तहत अब तक 23,000 से अधिक लाभार्थियों का इलाज किया जा चुका है। गौरतलब है कि ये योजना केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत एम्स में इलाज के लिए 1,109 पैकेज उपलब्ध हैं। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निरुपम मदान ने बताया कि एम्स में एक केंद्रीकृत आयुष्मान भारत केंद्र स्थित है और इसके अलावा आयुष्मान सुविधा केंद्र संस्थान के विभिन्न ब्लॉक खोले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बनिहाल कटरा खंड पर 8 कोच वाली पहली इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन का कल सफल परीक्षण किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के 111 किलोमीटर लंबे बनिहाल काटरा खंड पर संगलदान खीरी जंक्शन सेक्शन से 8 कोच वाली पहली इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन का कल सफल परीक्षण किया। रामबन जिले में खारी संभुर और संगलदान स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। शेष संगलदान से रिहायशी रेलवे स्टेशन पर काम अंतिम चरण में है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की
सरकार को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सांदेवलिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को अगली सुनवाई के लिए तय तारीख 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। राजस्थान में पंजाब और हरियाणा से किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। राजस्थान में पंजाब और हरियाणा से किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इन जिलों से लगती पंजाब और हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गई हैं और कई जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। श्रीगंगानगर से पंजाब और हरियाणा जाने वाले मार्गों पर परिवहन सेवाएं बंद हैं। झुंझुनू जिले में भी हरियाणा से लगती सीमा पर कड़ी निगरानी की जा रही है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हमारो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम की शुरुआत की। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज गंगटोक के राजभवन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर राष्ट्र विकास में स्वच्छता की भूमिका पर जोर दिया। एक सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान मंदिर और राष्ट्रीय स्मारकों सहित राजभवन के परिसर की सफाई के साथ शुरू हुई। राजभवन के सचिव जिग्मे दौरजी भूटिया और कर्मचारियों ने इस आयोजन में भाग लिया। तेलंगाना में बंद होंगे सभी हुक्का पार्लर, दोनों सदनों ने पारित किया सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024। तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसमें राज्य में सभी हुक्का पार्लर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक में पहले से मौजूद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञान पर प्रतिबंध और उनके व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को नियंत्रित करने से संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। विधेयक पेश करते हुए तेलंगाना के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर श्रीधर बाबू ने कहा कि जो लोग हुक्का पार्लर चला रहे हैं वे हुक्के की लत के शिकार हो रहे हैं। युवाओं में प्रति लत के शिकार हो रहे युवाओं में इसके प्रति आकर्षण का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति हुक्का पार्लर चलाता पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। कानून के तहत इस मामले में 7 वर्ष की जेल और 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार हुक्का पीने के विरुद्ध कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएगी और राज्य में मादक पदार्थों तथा नशीली दवाओं के खिलाफ का लड़ाई तेज करेगी। प्रस्तावित कानून राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम बिजनेस न्यूज। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने मुक्त बाजार बिक्री योजना के जरिए गेहूं और चावल को बचाने की अनुमति दी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने मुक्त बाजार बिक्री योजना के जरिए गेहूं और चावल को बेचने की अनुमति दे दी है। इस योजना के जरिए 6 फरवरी तक 10,22,907 मैट्रिक टन गेहूं और 2,975 मैट्रिक टन चावल जारी किया गया। भारतीय खाद्य निगम के जरिए बाजार में जारी गेहूं और चावल से कीमतों पर नियंत्रण लगा है। केंद्रीय पूल के भंडार से 50 लाख मैट्रिक टन गेहूं नीलामी के जरिए आटा मिलों और गेहूं उत्पादों की विनिर्माताओं को जारी किया गया। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 का लक्ष्य प्राप्त करते हुए जीईएम पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 23-24 का लक्ष्य प्राप्त करते हुए जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके माध्यम से मंत्रालय ने 63,890 करोड़ रुपए की खरीद की गई है। यह 21,325 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य का 300% है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। सरकार के ई बाजार ने चालू वित्त वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया। सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य जीएमवी दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष में जैम ने 2 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया था। सरकारी मार्केट प्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। देश का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2023 में 3.8% बढ़ा। देश का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2023 में 3.8% बढ़ा, जबकि इसके पिछले महीने नवंबर 2024 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन सूचांक पर मापा
जाने वाला देश का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2022 में 5.1% की दर से बढ़ा था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष दिसंबर में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 3.9% दर्ज की गई है। और इसी के साथ करंट अफेयर होती है समाप्त।